नमस्कार। आरो यारो का जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ, वो कई रूपों में बड़ा अलग था। कुछ ऐसी यादें दे गया जो पूरे जीवन आप लोग भूल नहीं पाएंगे, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और कुछ ऐसी यादें ये दे गया जो सकारात्मक तौर पर भी आप नहीं भूल पाएंगे। और वो यादें हैं आंदोलन की, कि आपने अगर मांग की तो आपकी मांग पूरी होगी, अगर आपने मांग नहीं की तो भ्रष्टाचार चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी इस पेपर में बहुत कुछ था जिसको हमको देखना चाहिए। 11 फरवरी का जो ये पेपर था, उस पेपर को जब आप देखते हैं तो देखने के दौरान आपको कई चीजें नजर आएंगी कि ये पेपर थोड़ा सा पिछले सालों के पेपर की तुलना में अलग आपको दिखेगा। प्रश्न जब आप इसमें देखने चलेंगे तो प्रश्नों में एक विशेष किस्म का बदलाव नजर आएगा, और वो बदलाव तथ्य के स्तर पर भले ना हो, लेकिन वो बदलाव जो पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न, उस स्तर पर बहुत व्यापक स्तर पर था। कुल मिलाकर इस पेपर को अगर मुझसे पूछा जाए कि ये कैसा था, तो मैं इसको टफ पेपर में मानूंगा। और आरओ के लिहाज से अभी तक के पूछे गए सभी जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सबसे टफेस्ट पेपर था। टफेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसके फैक्ट बड़े कठिन थे, टफेस्ट इसलिए नहीं कि बड़ा ओटपोटांग था, इसलिए टफेस्ट था क्योंकि इसको पढ़ने में 140 प्रश्न, काफी समय खर्च करने की जरूरत थी और सावधानी की जरूरत थी। आयोग ने जो ऑप्शन में बदलाव किए हैं वो तो पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन इस पेपर के बदलावों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहां पर पहला ही प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासका थी और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। दोनों स्टेटमेंट बड़े सामान्य से आपको लग रहे हैं। लग रहा होगा कि अगर रुद्रमा के बारे में पढ़ा है तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बेसिक बेशक कर लेंगे, लेकिन इतना डीप जाके अभी तक नहीं पूछा जाता था, तो आप रुद्रमा के बारे में क्यों पढ़ेंगे? आप लोगों को तो ये आदत अभी तक यूपी कमीशन ने डलवाई है, पीवाईक्यूज के माध्यम से जो आपने सीखा है या एग्जाम देके सीखा है कि फैक्ट याद कर लो, पीसीएस का पेपर हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डीप नॉलेज, और जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज केवल आप पढ़ते हैं उनको पढ़ के ही केवल नहीं जाना है, थोड़ा सा इधर उधर पढ़ के भी जाना है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। सामान्य सा, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। अब आप ये देखिए, यूपी स्पेशल का सवाल भी फैक्ट पे आधारित ना होके, केवल फैक्ट पे आधारित ना होके स्टेटमेंट बेस्ड बनाया जाना कठिन नहीं है, लेकिन पढ़ने में टाइम लगेगा। कोयला के संदर्भ में ये कथन थोड़ा सा लंबी प्रश्न। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, करेंट अफेयर ने तो बिल्कुल इसमें रिकॉर्ड कायम कर दिया, बहुत बड़ा बदलाव। करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं किसको पुरस्कार मिला, वो कह रहे हैं कितनी श्रेणियों में मिला। करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति चर्चा में था, एक व्यक्ति, उन्होंने 4 मिला के, पहले भी पूछते आए हैं, इस बार कुछ ऐसा ज्यादा किया। वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के बारे में टेस्ट सीरीज जब आप आईएएस प्रेप की उठाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कराते होंगे, मैंने भी कराया तो मैं बता रहा हूँ। कई लोग अभी यहाँ पर आके अपनी बहुत बड़ी फिलॉसफी झाड़ेंगे कि अरे ये बताने आ गए कि आईएएस प्रेप का। उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर उद्देश्य है कि हम कैसे जान पाए कि आगे की तैयारी कैसे करेंगे, आरओ की रणनीति क्या होगी, आरओ का पेपर कब होगा, पीसीएस का पेपर कब होगा। पीसीएस का पेपर जुलाई में है, जुलाई में होने का मतलब है 3 महीने मोटे तौर पर आपके पास है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। मार्च तो ऐसे ही आप गुजार देंगे, सोचेंगे कि अब क्या है, थोड़ा सा आराम किया जाए, लेकिन 100 दिन की स्ट्रेटजी बना के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आपको पेपर हो, पेपर कैसा आएगा ये पता हो, है ना। तो अगर आपका पेपर है, आपको देना है, तो इसको ध्यान रखिए। कथन कारण के प्रश्नों की भरमार थी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कूट वाले प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, है ना। कोई भी ऐसा प्रश्न जल्दी आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपने एक फैक्ट के भरोसे क्वेश्चन सही कर दिया हो। सब में देखिए, हाँ, गुर्दे की पथरी, एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, ऑक्सलेट का प्रश्न, ये सब ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा। लेकिन बहुतायत प्रश्न जो थे, देखिए, कथन कारण के प्रश्न भरमार थी इनकी, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, तो इन सब बार बार जो
परिवर्तन से आप क्या सीखते हैं, इन सब परिवर्तनों से आप क्या सीखते हैं। ये परिवर्तन हमको बताते हैं कि कोई एक सेट पैटर्न, एक जैसे निश्चित पैटर्न होता है कि हम इसी पैटर्न पे बार बार पेपर पूछेंगे। जैसे पहले 2015, 16, 17, 18, 19 तक आप चले आएंगे, एक तरीके का पेपर आपसे पूछा जाता था। 12, 13, 14 का भी पेपर लगभग एक तरीके से था। लेकिन अब बार बार जो पैटर्न है, पैटर्न आपका बदल रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो अब इस आधार पर हम लोगों को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और देखते हैं, सूची सुमेलित करने का भी जो प्रश्न है वो एक से नहीं हो रहा है, कम से कम 2 तो चाहिए ही, और कई बार में 3 आपको जो युग्म है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में ये सेट हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों के आधार पर हम कह सकते थे कि पेपर जो है वो काफी डीप था। डीप पेपर का मतलब है कि थोड़ी सी गहन तैयारी की जरूरत है। डीप पेपर का मतलब है कि सिलेबस को सतही तौर पर पढ़ के आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा गहन अध्ययन करके जाना है। इस लिहाज से आपको अब अपनी स्ट्रेटेजी में भी बदलाव करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, सब स्टेटमेंट बेस्ड पेपर, पूरा पेपर देखिए, क्वेश्चंस आप इसके देखिए। यहाँ पर सैयद वंश के सुल्तान, ठीक है, पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं। अंतर क्या है इस बार? अंतर ये हुआ कि इस बार में उन्होंने क्या किया, जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न थे, स्टेटमेंट बेस्ड, इनकी संख्या बढ़ा दी है ना। कथन कारण वाले जो क्वेश्चन थे, इनकी संख्या बढ़ा दी है। इनकी जो संख्या थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये बढ़ गए। अब इनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है कि पेपर लेंदी हो जाता है, आपको स्पीड अप करना पड़ता है, आपको तेजी से पढ़ना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, घर पे बैठ के तो बकैती बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपको पेपर समय से करना है तो स्पीड आपके साथ बहुत मायने रखती है। जितनी तेजी से आप पेपर पढ़ सके, सही आंसर भी निकालना है, पढ़ के वहां पे ऐसे छोड़ नहीं देना है। तो इसके लिए अब इस बार इसने सिद्ध कर दिया कि जो लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे वही पेपर पास करेंगे। केवल आप बुकिश नॉलेज से पेपर पास नहीं करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आप जब आप पढ़िए तो पेपर जरूर सॉल्व करिए। और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घटना चक्र हमने कर लिया है तो अब आसानी से हमारा सब कुछ हो जाएगा। घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या दिए होते हैं, पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज हमेशा क्या करते हैं, हमको राह दिखाते हैं, हमको मार्ग बताते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, गाइड का काम करते हैं। लेकिन गाइड को पेपर नहीं पता होता, पेपर तो आउट करने वालों को पता है। अगर ऐसा पेपर आएगा तब तो रद्द भी होना है, ये भी 11 फरवरी के पेपर ने बता दिया है। तो पीवाईक्यूज से आपको मार्ग मिलता है, लेकिन मार्ग वहां क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में कई बार टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, कई बार रास्ते बदलने भी पड़ते हैं हमको, कहीं पर ट्रैफिक है तो बदलना पड़ता है। तो इस लिहाज से हमको क्या करना है, ये पीवाईक्यूज जब सॉल्व आप करें तो पीवाईक्यूज सॉल्व करने में अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मैं पहले भी बताता हूं, कोई नई बात नहीं है। मान लीजिए कि पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज में आपने क्वेश्चन कोई देखा, तो क्वेश्चन का एक तो आप क्या करते हैं, सीधा आंसर तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि आंसर आपने तैयार किया ए बी सी डी, और इसमें से एक विकल्प है सी, तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको तुरंत तैयार कर लिया कि इसका ये आंसर होगा। लेकिन अब की बार का जो पेपर था, ए बी सी डी, इन सारे जो ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के बारे में, अबाउट दैट, इनके बारे में भी आपको जानकारी वहां से निश्चित तौर पर कलेक्ट कर लेनी थी, पढ़ लेना था, उनको ज्ञान, वो जो ज्ञान था उनको क्वेश्चन में यूज करने की कला आपको डेवलप कर लेनी थी। पहले से भी मैं कहता आया हूं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हर बार इन क्वेश्चन की संख्या 20-25 होती थी तो काम चल जाता था। अब इनकी क्वेश्चन की संख्या बढ़ के 70-80 हो गई, तो ये काम चलने वाला नहीं है। तो अगर स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और भी पेपर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेपर देख सकते हैं, लेकिन इस बार के पेपर में यह परिवर्तन आपको नजर आएगा। देखिए, कथन कारण के प्रश्नों की संख्या आप देखिए बहुत ज्यादा है। कथन कारण के प्रश्न जब भी आते हैं तो अनिश्चितता बढ़ जाती है आंसर की। जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड पे प्रश्न पत्र पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय खर्च करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बढ़ता है। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरीके की करनी है। 2-3 चीजें ध्यान रखिए। एक तो आपको जो रीडिंग है, केवल रीडिंग से काम नहीं चलना है। रीडिंग करिए आप, रीडिंग यानी कि बुक से जो आप करते हैं, या आप अपने नोट से करते हैं, नोट से करते हैं,
या रीडिंग आप कहां से करते हैं? रीडिंग आप कहां से करते हैं? आप अपना सेल्फ नोट्स भी बनाते हैं। कई बार ये नोट जो होते हैं ये किसी संस्थान के होते हैं, इंस्टीट्यूट के होते हैं या आपके सेल्फ के होते हैं। इनको आप करते रहिए, लेकिन रीडिंग के बाद में प्रैक्टिस जब करिए तो प्रैक्टिस के दौरान 4 ऑप्शन स्ट्रेटजी अपनाइए, 4 ऑप्शन एक्सप्लेनेशन की स्ट्रेटजी अपनाइए कि इसको आपको एक्सप्लेन करके हर हाल में तैयार करना है। अगर ये काम आप कर गए तो आसानी से आप पेपर भी पास कर जाएंगे। कैसे? जो ABCD जो विकल्प है, कई बार ऐसा होगा कि सारे विकल्प की व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे या बड़ा सारे विकल्प की व्याख्या करना बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन जितने की हो सके उतने की कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है अभी एग्जाम पास करने में। यूपीएससी की यही स्ट्रेटजी होती है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, टॉपिक से रिपीट होते हैं। यहां पर भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उसके व्याख्या से प्रश्न आएंगे, टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे। और ये प्रैक्टिस जो है, ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस कहां से करें, ये भी एक प्रश्न है। पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है, साथ में टेस्ट करने हैं। टेस्ट सीरीज कहीं से भी आप करिए, टेस्ट खूब ज्यादा करिए। और यहां पर भी जो पढ़िए आप उसको गुणवत्ता युक्त, जो भी थोड़ा सा अच्छी क्लासेस कहीं पे चल रही है उसको करिए। ये नहीं कि बस समय आप बर्बाद कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं। जहां से भी पढ़िए थोड़ा सा गुणवत्ता युक्त मटेरियल होना चाहिए। कुछ भी बस कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो उससे खाना पूर्ति करने से काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात है कि एग्जाम में कितना समय है। तो एग्जाम में समय कितना भी हो वो कम ही रहता है। एग्जाम में टाइम कितना है ये बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो टाइम कितना भी हो वो कम ही होता है। इसको दो रूपों में हमको बात करना पड़ेगा, दो अलग अलग में। एक है आरओ एआरओ के एग्जाम में कितना टाइम है, और दूसरा है यूपी पीसीएस के एग्जाम में कितना टाइम है। इन्होंने कह दिया है कि ये जुलाई में संभावित है। जब जुलाई कहा है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि 7 जुलाई मान के चलना चाहिए। नहीं हो पाएगा तो 21 को होगा। 7 जुलाई को कोई कह रहा है कि कोई पेपर है, एक्सरसाइज सीटेट वगैरह का पेपर है। ठीक है, तो जुलाई में अगर ये नहीं हो पाएगा फर्स्ट वीक में, तो सेकंड थर्ड में जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, तो आपके पास मान के चलिए केवल मिड जुलाई तक का टाइम है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे कहने को तो 5 महीने हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 4 मंथ आपके पास है। और इन 4 मंथ्स में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स भी पढ़ना है, और प्रीलिम्स के साथ साथ में आपको मेन एग्जाम भी पढ़ते रहना चाहिए। मेन में थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लीजिए। जब 2 महीने बचेगा तो प्री ओरिएंटेड हो जाइएगा, केवल प्रीलिम्स पढ़िएगा। लेकिन अभी आप कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन रोज लिख लिए, हर एक पेपर के नहीं लिख पा रहे हैं रोज, तो 2-2 पेपर के एक-एक 2-2 क्वेश्चन लिखते गए, 3 क्वेश्चन रोज लिख लिए, बीच बीच में एक ऐसे कर लिए। ये काम करते चलिए, वो आपको आरओ में भी काम आएगा, ऐसे वाले पेपर में, और साथ साथ में पीसीएस मेन में भी काम आने वाला है। और साथ में जिनको बीओ की तैयारी करनी है उनको भी काम आने वाला है। बीओ की वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी, क्योंकि उसकी जो आहर्ता समकक्षता संबंधी जो समस्याएं हैं उन पे लगातार कोशिशें जारी हैं, वो जल्दी दूर हो जाएगी। तो आप ये 4 मंथ मान के चलिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी आएंगे जब आप डिस्टर्ब होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो 4 महीने यानी कि 120 दिन, 120 दिन का प्लान आप बना के ये काम करना शुरू करिए कि आपको अपना जो भी जहां से भी कमी रह गई है उसको पढ़ना है, और जो प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा जोर यहीं पर देना है। अच्छा, 4 ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, ये टेक्निक आप अपनाइएगा। और उससे भी बड़ी चीज है कि जो कोर पोर्शन आप चुनते हैं, कोर पोर्शन कम से कम आप 3 से 4 चुनते हैं, तो 4 सब्जेक्ट जो आप कोर चुन रहे हैं, इनको इतना ज्यादा डीप पढ़ लीजिए कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ही ना हो, क्योंकि वहां पर गलती होने का मतलब है कि आप अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। टारगेट कितना लेके चलना है, कम से कम 70% का टारगेट रख के चला करिए। 65 से 70 के बीच में ही कट ऑफ जाता है, तो 100 के ऊपर आप क्रॉस करने की कोशिश करिए पीसीएस के लिए 150 क्वेश्चन में। और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि कम से कम आप 85 क्वेश्चन कर पाए, 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में कर पाए 140 में। तो 95 100 के आसपास वहां पे, यानी 67-68%। और यहाँ पर भी ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये निकलेगा तभी जब आप रीडिंग, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज और टेस्ट के माध्यम से करते रहेंगे। और हर एक दिन का 5-6 घंटे पढ़ाई अगर कर रहे हैं, तो हर एक दिन का टारगेट आपका होना चाहिए कि ये अब हमको समाप्त करना है, ये ऐसे करना है। और जो पढ़िए उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ये पेपर यही बताता है। ये पेपर किसी तरीके से फैक्चुअल नहीं है। ये पेपर वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने थोड़ा सा डीप पढ़ा होगा, और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है,
जिनको पेपर करने की कला मालूम है, पता है। देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद में 2-3 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ जा रहे हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कोई आता है, फिर कथन कारण देखिए आ रहा है, कथन कारण के लगातार 3-3 4-4 प्रश्न आ रहे हैं, फिर एक छोटा प्रश्न, फिर बड़े-बड़े प्रश्न आने लगते हैं। तो ये पेपर यही बताता है कि हमको बहुत ही सतही ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा सा अच्छा ज्ञान चाहिए, प्रैक्टिस करने वाला बंदा चाहिए, लगातार अभ्यास करने वाला, सीखने वाला बंदा चाहिए। ये पैटर्न यही बताता है। उद्देश्य क्या है आयोग का मुझे नहीं पता, पेपर यही बताता है। तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आप देते हैं, न कि एग्जाम देने के लिए आप देते हैं कि हाँ समझ रहे हैं कैसा पेपर आ रहा है। तो पास करने के लिए उसके पैटर्न को पकड़ना जरूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे और अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में। समय कितना भी हो उसको कम मान के चलिए, टारगेट करके चलिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी और तभी आपका एग्जाम पास हो पाएगा। तैयारी शब्द हटा दीजिए, पास शब्द ले आइए कि एग्जाम पास करना है, इतने दिनों में पास करना है। ये हटा दीजिए कि इतने दिन में तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।